हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, और ये विजन है इसका टेस्ट सीरीज है। ये सेकेंड टेस्ट नंबर है, ठीक है। इससे पहले अगर जो आप लोगों ने हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और सॉरी, आज ये लेक्चर लेट हो गया क्योंकि मैं कहीं बाहर थोड़ा सा निकल गया था, तो सॉरी इसके लिए आज लेक्चर नहीं हो पाया मेरा, ठीक है। तो ये शाम के टाइम आपका लेक्चर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। और एक बात और आप लोगों से मुझे करनी थी कि अगर आप लोगों की ये सीरीज़ नहीं पसंद आ रही है, जो ये हम मेंस की टेस्ट सीरीज़ डाल रहे हैं, तो आप लोग बताइए तो कुछ और मैं डालूँ, वरना आप लोग देखते नहीं हैं तो मेरा बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। जब टेस्ट सीरीज़ आप लोग देखते नहीं हैं तो मन करता है कि ना बनाएं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये दूसरा टेस्ट सब जब से हमने सॉल्व करना चालू करवाया है, तब से ये कुछ मतलब आप लोग कुछ एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं उस पर, ना ही उसको पूरा देख रहे हैं। बहुत कम वीडियो चल रहा है। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो आप लोग बता दीजिए। देखो, अब मैंने नहीं स्टार्ट किया था तो आप ही लोग कहते थे कि सर स्टार्ट कीजिए, और जब स्टार्ट कर दिया है तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो इसका आप लोग बताइए। अगर जो आप लोग नहीं चाहते हैं तो इसके बाद मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह इतनी मेहनत लगाने के बावजूद आप लोग मतलब आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ और फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ चीज़ें, तब भी आप लोगों को मतलब पसंद नहीं आ रही हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है, तो आप बताइए ना कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है, उसको मैं सुधार करूँगा। ये क्या है कि आप लोग कुछ बताते भी नहीं हैं और लेक्चर भी नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। और देखो, मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग अभी से मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो अगला भी आप प्री, मान लो अगर प्री पास भी हो गए तो एक बार में मेंस तैयार करके आप मेंस नहीं निकाल सकते। ये बात अपने कानों में ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एकदम किसी चीज़ की तैयारी हो नहीं पाती है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा। लेकिन लेक्चर देखना बंद कर देना और कुछ ना बताना, ये तो मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की जो पहचान नहीं होती, अच्छे जो है लर्नर की पहचान नहीं होती है ये, ठीक है। तो अपना जो भी है वो बताइए, प्रॉब्लम जो कंसर्न है उसको मैं सुधारूँगा। और अगर नहीं पसंद है तो सीधे बता दीजिए, सर नहीं पसंद है, कुछ और स्टार्ट कीजिए। क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाला स्टार्ट करना चाहता था कि मतलब आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की बात कर रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर पहले मेंस करवा दीजिए, उसके बाद वो करवाइएगा। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, वरना तो मैं सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा तो सारे सब्जेक्ट एक एक करके पढ़ाता, ठीक है। और उसके साथ साथ करेंट को लेके चलता, ठीक है। देखते हैं, ये आज वीडियो डाल रहा हूँ, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आगे से मैं वीडियो इसके नहीं डालूँगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये 15 है। इसमें देखो जो कहा गया था कि इसमें है कि समुद्री पारितंत्र में प्रवालों के महत्व की चर्चा, मतलब महत्व पर प्रकाश डालिए, साथ ही प्रवाल व्यंजन की परिघटना पर प्रकाश डालिए। तो ये हमारे प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, इसका हमको बता देना है, ठीक है। और ये मतलब प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, इनके क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। और हमारे जो जो इनकी जो विरंजन की घटना हो रही, विरंजन मतलब जो ये मतलब समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमको बता देना है। तो हमारा ये मतलब थोड़ा थोड़ा अगर सब तीनों पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले कि प्रवाल होते क्या हैं ये एक्चुअली में, ठीक है। तो फर्स्ट है कि प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, जिनको कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री अकशेरुकी यानी जो मूंगा के कंकालों से निर्मित बृहद जलमग्न संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये मतलब बृहद जलमग्न संरचनाएं हैं, मूंगा के जो कंकाल होते हैं उनसे निर्मित होती हैं जो, ठीक है। और प्रवाल प्रजातियां समुद्री जल में कैल्शियम कार्बोनेट निष्कासित कर कठोर स्थायी बाह्य कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती हैं, जो उनके मुलायम कोश कोशनुमा शरीर की संरचना करता है। मतलब ये अपने आप से जो सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इनका बाई प्रोडक्ट होता है, जिसको ये बनाते हैं, उसी के आधार पर ये अपना कंकाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और उन्हें समुद्र के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जाना जाता है। 1/4 समुद्री जीव प्रवाल भत्तियों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तथा ये विश्व भर में 50 करोड़ से अधिक लोग इससे जो है खाद्य सुरक्षा, आर्थिक कल्याण, सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रवाल भित्तियों पर निर्भर है, ठीक है। भारत में अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप
कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी मलवन में स्थित हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र हैं हमारे इंडिया में जो जहाँ जहाँ हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया और मालवन जो है, ठीक है, वहाँ स्थित हैं ये सारे। तो मतलब कितनी जनसंख्या, 50 करोड़। ठीक है, विश्व की 50 करोड़ से अधिक लोगों के लिए ये मतलब उनकी आर्थिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो कितना मतलब ह्यूज इम्पैक्ट होगा हमारी मतलब हमारे जीवन में इनका। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवालों में प्रवाल भित्तियों का क्या महत्व हो सकता है। तो हमारी तट की रक्षा करती हैं, पहला एक पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा कई परिवास होता है इनका मतलब। और थर्ड है हमारा कि जैसे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हो गया, जल निस्यंदन हो गया और जलवायु संबंधी अभिलेख हो गए। ठीक है, जलवायु संबंधी अभिलेख, तो ये हमारे मतलब इतना हमारे जीवन में इनका महत्व है। तो पहला है कि तट रक्षा, जो प्रवाल भित्तियाँ होती है तूफान, हरिकेन, टाइफून, यहाँ तक कि सुनामी के समय लहरों की शक्ति को कमज़ोर करती हैं और भित्तियाँ अपतटीय बाढ़, संपत्ति की क्षति को रोककर विनाश व विस्थापन से संबंधित आर्थिक और मानवीय लागत में बचत करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो मतलब सहायता करती हैं, तो ये हमारी मतलब इनसे हमारी एक तो तट की रक्षा हो गई कि हमारी सुनामी हो गई, हरिकेन हो गया, ये मतलब बहुत से आपदाएं आती रहती हैं। ठीक है, परिवास के बारे में बात करें तो ये होता है कि प्रवाल भित्तियाँ कई समुद्री जीवों के लिए परिवास और आश्रय उपलब्ध कराती हैं। विश्व के मत्स्य पालन के लिए प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। महासागरों की लगभग 1/4 मछलियों के लिए नर नर नर्सरियों यानी आश्रय स्थल का निर्माण करती हैं। मतलब देख रहे हो, 1/4 जो समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं उनका 1/4 आश्रय स्थल प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। तो इनसे देखो कितना ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इनका विरंजन होगा, तो ये मछलियाँ हमको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पोषक तत्व और पुनर्चक्रण। तो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण क्या होता है। तो प्रवाल भित्तियाँ कार्बन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करती हैं। प्रवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला के लिए नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों के स्रोत भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन और कार्बन का स्थिरीकरण में करने में सहायता करती हैं और उनका पुनर्चक्रण करती हैं। नेक्स्ट है कि हमारा जल निस्यंदन। तो ये होता है कि प्रवाल फिल्टर फीडर के रूप में भी काम करते हैं। मतलब प्रवाल फिल्टर फीडर के रूप में का अर्थ है ये कि मतलब जिसका अर्थ है कि प्रवाल जल स्तंभ और निलंबित कणकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं और यह महासागरीय जल की गुणवत्ता और स्पष्टता की वृद्धि में योगदान करते हैं, कि मतलब उसको प्यूरिफाई करते हैं वाटर को, एक तरह से ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि हमारा जलवायु संबंधी अभिलेख। तो ये जलवायु संबंधी अभिलेख क्या होते हैं, इसमें क्या हमारा महत्वपूर्ण इनका मतलब योगदान हो सकता है। तो इसमें देखो, प्रवाल भित्तियों का अध्ययन विगत लाखों वर्षों में घटित जलवायविकीय घटनाओं का स्पष्ट वैज्ञानिक रूप से परीक्षण योग्य अभिलेख रिकॉर्ड प्रदान करता है। इनसे हम मतलब बहुत से सालों के मतलब रिकॉर्ड हमको प्राप्त होते हैं, जिससे वहाँ के जल की स्थिति, वहाँ के जो जीव जंतु रहते थे, उन सब के बारे में एक अभिलेख हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इतने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो गए ये जो प्रवालों के लिए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आगे विरंजन के बारे में। तो हालांकि वर्तमान में प्रवाल भित्तियाँ जो वर्तमान में प्रवाल भित्तियाँ मानव जनित कारकों के कारण प्रवाल विरंजन के खतरे का सामना कर रहे हैं। प्रवाल विरंजन तब घटित होता है जब असामान्य पर्यावरणीय स्थिति, जैसे कि उष्ण समुद्री तापमान के कारण प्रवालों को सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषण शैवाल को बाहर निकालना पड़ता है, जिनसे उनका रंग सफ़ेद हो जाता है। यह अन्य जैविक और अजैविक कारकों के प्रति तनावन्यजन्यता अनुक्रिया है, मतलब तनाजन्य अनुक्रिया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रवाल विरंजन की हैं, तो इसमें देख लेते हैं हम। तो अधिक सौर विकिरण के कारण, ठीक है, अधिक सौर विकिरण के संपर्क से मतलब अधिक सौर विकिरण से संपर्क, तो तापीय तनाव के संयुक्त प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विकिरण और पराबैंगनी प्रकाश के उथले जल के प्रवासों में विरंजन हो जाता है। मतलब ज़्यादा अगर जो हमको सौर विकिरण प्राप्त होता है, अफवाह और प्रदूषण तूफान से उत्पन्न तेजी से समुद्र के जल को तनु कर देती हैं और अफवाह जल प्रदूषण को समुद्र में प्रवाहित कर सकता है, जो तट के निकट स्थित प्रवालों का विरंजन कर देते हैं। अत्यधिक
निम्न ज्वार इन ज्वारों के दौरान वायु के संपर्क में आने से उथले जल के प्रवालों में विरंजन हो सकता है। इन खतरों की पहचान करते हुए विश्व भर में प्रवाल भित्तियों की रक्षा पर केंद्रित कई वैश्विक पहलें हैं, जैसे कि ग्लोब कोरल मॉनिटरिंग नेटवर्क GCRMN और ग्लोब कोरल रीफ अलायंस और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। ठीक है, इनके द्वारा ये प्रवाल भित्तियों की निगरानी करने और जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवाल भित्तियों को क्षति पहुंचाने वाले उद्योगों की स्थापना को प्रतिबंधित और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने से प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी इन्हीं के आधार पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये मतलब विरंजन होता है। और इसमें देखो ये जो देखें कोरल रीफ है, इससे क्या क्या और हमको प्राप्त होता है। तो देखो जो कोरल जो रीफ इकोसिस्टम होता है, इसके अंतर्गत हम देखो क्या होता है, टूरिज्म को इसको बढ़ावा मिलता है। उसके साथ साथ जो है मेडिसिन हमको कोरल से प्राप्त होती है और फूड एंड फिशिंग। ठीक है, और इसका जो कोरल रीफ वाली जो कोस्टल प्रोटेक्शन होता है, ये भी हमको प्राप्त होता है। और कोरल रीफ और फाउंड इन ओवर 100 कंट्रीज में वर्ल्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि कोरल रीफ के कितने फ़ायदे हैं और 25% ऑल मेरीन लाइफ इन्हीं पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये सब हम कोरल रीफ के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहा गया है कि मृदा का निर्माण करने वाले विभिन्न कारकों पर विवरण देते हुए मृदा जनन यानी मृदा निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मृदा जनन की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हमको बताना है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करें तो मृदा निर्माण करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं और मृदा निर्माण में मृदा निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको कौन कौन सी जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, जो कॉजेज़ हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं और मृदा निर्माण करने वाले कारकों और मानवीय गतिविधियों की भूमिका में इंगित करते हुए संक्षिप्त विवरण हमको डिस्कस कर लेना है। तो इससे हमारा जो है आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मृदा जनन का अर्थ क्या होता है। तो मृदा निर्माण अर्थात मृदा द्वारा रासायनिक विशेषताओं तथा संगठन, रंग, कणों के आकार जैसे अन्य गुणों की प्राप्त प्रक्रिया से होता है। ठीक है, प्रक्रिया से है। ठीक है, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो मृदा निर्माण में अपक्षय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सैलों के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा निर्माण के लिए आधारभूत सामग्री प्राप्त होती है। जल, वायु और गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के माध्यम से सामग्री का संचय भी मृदा निर्माण में योगदान करता है। तो इस प्रकार हमारा मृदा का फॉर्मेशन होता है और सर्वप्रथम अपक्षयित पदार्थ या लाए गए निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य श्रेणी के पौधों जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं और निक्षेप के अंदर कई छोटे छोटे जीव भी आश्रय प्राप्त करते हैं। और पक्षियों और वायु द्वारा लाई गई बीजों से छोटी घासों और फर्न के पश्चात वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, और इस प्रकार पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं और बिल बनाने वाले जंतु कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों को संहत छिद्रमय मतलब उसमें छिद्रमय और स्पंज की तरह हो जाती है। इस प्रकार इसमें जल धारण करने की क्षमता आ जाती है। इसमें जो वायु का प्रवेश सुगमता से हो सकता है, जिसके कारण अंततः परिपक्व मृदा का निर्माण होता है जो खनिज और जैविक उत्पाद युक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मृदा का हमने जो है फॉर्मेशन कर लिया है। अब मृदा की जो फॉर्मेशन करने में जो हमको कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो देखो कौन कौन से कारक होते हैं। देखो मूल पदार्थ हो सकते हैं, जैसे मृदा निर्माण चट्टानों के मलबे, शैल निक्षेपों के संगठन और संरचना तथा साथ साथ ही उनके खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करते हैं। यह अपक्षय की प्रकृति और उसकी दर तथा आवरण की गहराई और मोटाई को भी प्रभावित करता है। ठीक है, साथ ही स्थलाकृति या उच्चावच की बात करें तो ये भी एक मतलब मेन कॉजेज होता है इसके प्रोसेस में। जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक कारक होता है। यह सतह के सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने की मात्रा और धरातली और उपसतही अपवाह की मात्रा को निर्धारित करती है। इस प्रकार यह मृदा जनन को प्रभावित करने का है काम। ये उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी
दक्षिणामुख ढलान उत्तराभिमुख ढलान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गर्म और शुष्क होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों ही मृदा में गहराई गठन और जैविक गतिविधियों तथा मृदा प्रतिच्छेदिका के विकास में के संदर्भ में विभिन्नता विद्यमान होती है, और मध्यम से कम ढलान पर विकसित मृदा प्रायः घाटियों के तल में पाई जाने वाली मृदा की तुलना में बेहतर जल निकास वाली होती है। खराब जल निकास वाली परिस्थितियों में मृदा अपरिपक्व हो जाती है, और जो तीव्र ढलानें अपरदन प्रवणता होती हैं, जो सतही अवसाद के स्थानांतरण के माध्यम से मृदा के विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा उच्चावच हमारा प्रभावित करता है जो हमारी मृदा फॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्चावच का मतलब क्या होता है, जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं उन्हीं के बारे में मतलब बात की जाती है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु। तो मृदा के जो विकास में संलग्न जो जलवायु तत्वों की प्रमुख हैं, क्योंकि आर्द्रता, तापमान और उनकी मौसम एवं दैनिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे बात करें तो मृदा में उपलब्ध अधिक आर्द्रता आधार सेल और अवसाद के अपक्षय रासायनिक अभिक्रियाओं तथा पादप विकास को बढ़ावा प्रदान करती हैं। यह पीएच और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को भी प्रभावित करती हैं। तापमान आधार सेल की अपक्षय की दर को प्रभावित करती है। यह दर सामान्यतः मृदा सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों में मृदा की जो रासायनिक अभिक्रियाओं की आवृत्ति एवं परिणाम तथा पादप वृद्धि की दर के कारण उच्च तापमान के साथ बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार जो ये हमारी जो मृदा होती है ये हमको प्रभावित करती है। उस जो जलवायु होती है वो मृदा निर्माण में प्रभावित करती है। और जैविक क्रियाओं की बात करें तो ये हमारी जीवित जीव कार्बनिक पदार्थों के संचय, परिच्छेदिका मिश्रण तथा जैव भू रासायनिक पोषक चक्र यानी कार्बन और नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करती हैं। पादप पदार्थों के भूमि पर गिरने और अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से जीवधारी मृदा में ह्यूमस और पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, जिनसे मृदा की संरचना और उर्वरता प्रभावित होती है। और सतही वनस्पति मृदा की सतह को बांधकर धरातल पर प्रवाहित होने वाली पवन और जल की गति को कम करके मृदा की ऊपरी परत को अपरदन से भी संरक्षण प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये जैविक क्रियाएं हैं जो हमारी मृदा को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और काल अवधि भी होती है कि जो मतलब मृदा का फॉर्मेशन होता है वो काल अवधि पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के घटित होने में लगभग काल अवधि मृदा की परिपक्वता और परिच्छेदिका विकास को निर्धारित करती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सालों में ये क्रिया होती है, बहुत लगभग 1000 साल या मतलब 1 लाख साल अरबों साल भी लग सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे फैक्टर हो गए। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो काल अवधि हो गया, फिर जैविक क्रियाएं हो गई, और जलवायु हो गया, और स्थलाकृति या उच्चावच हो गए, और मूल पदार्थ हो गए। ठीक है, तो ये हमारे 5 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो इनकी इसमें प्रभावित करते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त कृषि खनन कृत्रिम जल निकासी आदि जैसी मानवीय गतिविधियां भी उपयुक्त कारकों में से एक अथवा एक से अधिक को प्रभावित करके मृदा निर्माण की प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया कि भारत में भू उपयोग में परिवर्तन का विवरण देते हुए कुछ विगत दशकों में इसके लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। साथ ही भू उपयोग पैटर्न में हो रहे परिवर्तनों के परिणामों की भी चर्चा करना है। तो इसमें हमको क्या बात करनी है, तो देखो हमको पहले तो बताना है कि भू उपयोग में विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनका संक्षिप्त परिचय दे देना है। उनके पश्चात विगत कुछ दशकों में जो भू उपयोग पर आए परिवर्तन है उनका संक्षिप्त विवरण देना है। और उसके बाद क्या करना है कि हमको परिवर्तन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसमें इस भू पैटर्न में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके क्या परिणाम हैं, इनको हमको डिस्कस कर लेना है, तो हमारा ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको मतलब थोड़ा थोड़ा सभी को डिस्कस करना है, ताकि जो ये हमारा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो इसको हमको बताना पड़ेगा ना पहले होता क्या है कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये कई पार्टों में देखो पहले से ही डिवाइड है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर पूरा हो जाएगा ये। तो इसमें देश के कुल
प्रभावी देश का कुल प्रभावी अथवा अभिलेखित क्षेत्र यानी 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, जिसे निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, बंजर भूमि, ठीक है, बंजर व व्यर्थ भूमि, स्थायी चारागाह क्षेत्र तथा चारागाह भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। ठीक है, विविध तर फसलों व उपवन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। ठीक है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और वर्तमान परती और पुरातनी परती भूमि तथा निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जो टोटल हमारा जो है ये 328.7 मिलियन हेक्टेयर वाला क्षेत्र है। ठीक है, पिछले 4-5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आए हैं जिन्होंने देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मतलब ये परिवर्तन में को प्रभावित किया है। तो फर्स्ट है कि वर्ष 17-18 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई और वनावरण 24% हो गया। ठीक है, इस प्रकार विगत कुछ समय में भारत के निवल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। बंजर व्यर्थ भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, स्थायी चारागाह क्षेत्र व तरु फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गिरावट आई है। ठीक है, तो देख रहे हो ये हमारे मतलब 4 फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भूमि उपयोग पैटर्न में जो परिवर्तन आए हैं उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो क्यों मतलब ऐसा हुआ है कि इसमें किसी में वृद्धि हुई है, किसी में गिरावट हुई है, तो ऐसा क्यों हुआ है ये हमको बताना है। तो फर्स्ट है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तित संरचना के कारण उद्योग और सेवा क्षेत्र पर निर्भरता में वृद्धि हो रही है और गांव एवं शहरी बस्तियों के क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इसके कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार हुआ है जो कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। ठीक है, जो मतलब हानि हुआ है तो जो गाँवों का विस्तार हुआ है, शहरों का विस्तार हुआ है, तो वो भूमि उसके अंतर्गत कैप्चर कर ली गई है आवास बनाने के लिए या इन सब के लिए। ठीक है, और वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि वन संरक्षण प्रयासों के साथ ही वनों के अंतर्गत सीमांकित क्षेत्र में वृद्धि के कारण भी हो सकती है। तो वनों में तो हमारे लिए पॉजिटिव है अगर वृद्धि हुई है। ठीक है, और जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता है जिससे भूमि का विखंडन होता है। इस प्रकार यह सुविधा व आजीविका के अनुसार भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन के लिए बाध्य करती है। ठीक है, और चारागाह एवं चराई भूमि में कमी के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ता है। सार्वजनिक चारागाह भूमियों पर गैर कानूनी तरीके से कृषि विस्तार से ही इनके क्षेत्र में कमी आई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा बढ़ते निवल बोए गए क्षेत्र के संदर्भ में कृषि योग्य भूमि के उपयोग में परिवर्तन हरित क्रांति की सफलता वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये मतलब इसे हमारा जो कारक रहे हैं भूमि परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं ये हमारे 5 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद भूमि उपयोग पैटर्न में हो रहे परिवर्तन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो भू उपयोग परिवर्तन में हो रहे परिवर्तन इसके निकटवर्ती क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में भी विभिन्न परिवर्तन लाते हैं जो लोगों की आजीविका पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रों में श्रम के लिए प्रतिस्पर्धा से किसानों की श्रम लागत में वृद्धि हो सकती है, किंतु यह किसानों को नए अवसर प्रदान कर सकता है क्योंकि अब उन्हें उच्च मूल्य की फसल का विक्रय करने के लिए नए उपभोक्ता भी प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारी शहरी जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो निरंतर वृद्धि के कारण भू सतह को पक्का किया जा रहा है जिससे भूमि जल के भू पुनर्भरण में कमी आ रही है। तो ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा कि हमारा जो वाटर रिचार्ज होता है वो कम रह रहा है शहरों के, और परिणाम स्वरूप शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जल अभाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कितनी मतलब हमारे यहाँ वाटर डिफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, उसके उपयोग में भू उपयोग पैटर्न में होने वाले परिवर्तन से उस क्षेत्र में अत्यधिक मौसम परिवर्तनशीलता का कारण बन रहे हैं। उदाहरण के लिए एनसीआर क्षेत्र में उष्ण द्वीपों यानी हीट आइलैंड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और
इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यदि भूमि में परिवर्तन बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण होता है जो इसमें लाखों लोगों का विस्थापन कर देती हैं, उनके स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन पर एक स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है। और भू पैटर्न जो भू उपयोग पैटर्न में परिवर्तन आने से क्षेत्र की पारिस्थितिकी का पर गहन जो पारिस्थितिकी होती है वहाँ पर गहन प्रभाव पड़ सकता है। और उदाहरण के लिए हरित क्रांति के दौरान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण भूमि क्षरण, वन्य भूमि तथा पर अतिक्रमण के कारण मानव पशु संघर्ष में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त उपयोग पैटर्न में हुए परिवर्तन शहरी बाढ़, भूस्खलन, सूखा इत्यादि जैसी आपदाओं में वृद्धि का कारण बन रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो देखा जाए ओवरऑल तो भू पैटर्न समाज के जो भू उपयोग पैटर्न समाज के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलों को प्रभावित करते हैं, अतः इन्हें नीतिगत निर्माण प्रक्रिया के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमको पूरा अपना थोड़े थोड़े पॉइंट सारे डिस्कस कर लेने हैं ताकि हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाए और हमें एग्जामिनर अच्छे नंबर प्रोवाइड करेगा अगर हम इन सारे पॉइंटों को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि खनन की विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। भारत में खनन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए और साथ ही खनन गतिविधियों से संबंधित चिंताओं की भी विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या है कि खनन की क्या एक मतलब खनन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता देना है। खनन की जो भी विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो हमको थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। ठीक है, और जो ये खनन की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो तो पूछा ही गया है क्वेश्चन में। ठीक, वो तो हमको बताना पड़ेगा और उनकी चिंताओं के बारे में भी हमको बताना पड़ेगा कि क्या क्या मतलब है। ठीक है, देखो कुछ आंसर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें छुपी होती हैं, उनको हमको ढूंढ के निकालना होता है कि हमको क्या क्या डिस्कस करना है, और कुछ में तो सब दिया ही होता है, तो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि खनन होता क्या है एक्चुअली में। तो खनन से आशय ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न खनिज पदार्थों जैसे धात्विक यौगिकों तथा कोयला, रेल और तेल व प्राकृतिक गैस इत्यादि जैसे गैर खनिज पदार्थों को उत्खनित किया जाता है। अयस्क की उपस्थिति और प्रकृति के आधार पर खनन निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो खनन में क्या होता है, धात्विक यौगिकों का या फिर कोयला, रेत या ऐसे मतलब होते हैं, इनको खनन किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से। तो ये हमारा खनन हो गया। तो इसमें कौन कौन से खनन होते हैं, तो एक तो हो गया हमारा धरातली मतलब सरफेस माइनिंग होती है। इससे क्या होता है, विवृंत यानी ओपन कास्ट, विवृंत यानी ओपन खनन होता है। ओपन खनन भी इसे कहा जाता है। यदि खनिजों के खनन की सबसे सरल और सस्ती विधि है। इस विधि का उपयोग सतह के निकट विद्यमान पदार्थों के खनन हेतु किया जाता है। इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपाय और उपकरणों पर किया गया व्यय अपेक्षाकृत कम होता है। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक मतलब सबसे सस्ती है और सरफेस से तुरंत मतलब हम उसमें खनन कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, इस पर कम खर्च आता है। नेक्स्ट है हमारा भूमिगत खनन। तो अंडरग्राउंड माइनिंग, तो यह होता है अयस्क के धरातल के नीचे गहराई में निक्षेपित होने की स्थिति में भूमिगत अथवा कूपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक खोदे जाते हैं और जहां से खनिजों तक पहुंचने हेतु भूमिगत गैलरियां विस्तृत होती हैं। इन मार्गों से ही खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन तथा धरातल तक किया जाता है। तो इस प्रकार ये मतलब कूप विधि मतलब एक जैसे बात करें जो मतलब जैसे निक्षेप इतने नीचे हैं, ठीक, गहराई में, ठीक है, हम लोग यहाँ हैं, तो क्या किया जाता है, ये मतलब जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो निक्षेप जो है ये हमारी पृथ्वी है और निक्षेप लगभग यहाँ पर ये जमा है। ठीक है, तो अब इनको हमको क्या करना पड़ेगा, इनको हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक होल बनाते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये एक कूप बनाते हैं, होल बनाते हैं, फिर इसके माध्यम से ये खनन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये बात की जा रही है। तो ये कूप की खनन की मतलब बात होती है। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। तो एक कूप बनाया जाता है और उसको जो है उसका जो खनन किया जाता है। तो हमारी ये अन्य पद्धतियों की अगर हम बात करें
तो ये महंगी भी होती है और महंगी भी होती है, साथ साथ जो है जान माल का भी हानि होती है, क्योंकि ये कभी कभी जब हम कूप बनाते हैं तो कभी कभी वहाँ से गैसें लीक कर जाती हैं, या फिर अंडरग्राउंड जो है लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो इससे बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत मतलब खतरे भरा होता है, ठीक है। इसके लिए हमको बहुत सी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है, बहुत मतलब इसमें खनन में जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसको करने में हमको बहुत से उपकरण की ज़रूरत होती है, साथ साथ बहुत ही ये खर्चीली होती है, ठीक है। अन्य विधियां हैं इसमें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे प्लेसर खनन हो गया और स्वस्थानिक खनन हो गया। तो प्लेसर खनन क्या है कि इस विधि का प्रयोग नदी मार्गों, पुलिन, बालू, अन्य परिवेशों की तलछटों से मूल्यवान धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, इसे प्लेसर खनन कहते हैं। और स्वस्थानिक खनन, इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से यूरेनियम के खनन के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत खनिज संसाधनों को उसी स्थान पर विलयित किया जाता है। इसके पश्चात धरातल से शैलों को हटाए बिना सतह पर इस खनिजों को परिष्कृत किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे मतलब ये खनन हो गए, खनन की विधियां हो गई। अब इसको जो खनन की विधियों को प्रभावित करने के वाले कौन कौन से कारक हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके भौतिक कारक हो गए, एक आर्थिक कारक है, ठीक है। भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, और हाँ, भौतिक और आर्थिक दो कारक हैं हमारे, जो मतलब एक खनन की विधियां हैं भारत में, जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो भौतिक क्या है कि खनिज निक्षेपों का आकार और अयस्क की श्रेणी, तो यह एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि खनन के लिए बड़ी मात्रा में महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी की अयस्क अधिक मात्रा में धातुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसलिए ये अधिक खनन गतिविधियों को आकर्षित करते हैं। दूसरे होते हैं कि मतलब निक्षेपों की उपलब्धता की अवस्था की, यह खनन की विधि का उपयोग निर्धारित करते हैं कि हम मतलब जितना निक्षेप होगा उसी के आधार पर हम उस विधि का उपयोग करते हैं। अगर बहुत कम ही मात्रा में वहाँ निक्षेप है तो हम वहाँ खुदाई खनन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अगर वहाँ जितनी लागत आएगी उतना भी अगर वो मटेरियल नहीं निकलता है, उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हमारे लिए घाटे के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये सब निर्धारित करता है। अभिगम्यता यानी पहुँच जो होती है, भू भाग और जलवायु अभिगम्यता का निर्धारण करते हुए जो खनन कार्यों में सहायता अथवा अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये पहुँच भी वहाँ के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौतिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक कारक कौन कौन से होते हैं। तो आर्थिक कारक में खनिज की मांग, क्या क्या डिमांड है उनकी मार्केट में, ठीक है। जैसे हीरा, सोना और तांबा, यूरेनियम इत्यादि की अत्यधिक मांग के कारण इनका प्रायः उच्च कीमत पर खनन किया जा सकता है, इन्हें उच्च लागत पर विक्रय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड होती है। लेकिन नेक्स्ट है कि हमारा विद्यमान तकनीकी और उसका उपयोग। तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण खनिज संसाधनों के दोहन के तरीकों में भी परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए सुदूर संवेदन तकनीकों यानी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से किसी क्षेत्र में खनिज संसाधनों के भंडार का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो तकनीकी का उपयोग करके, ठीक है। और उसके बाद है कि परिवहन लागत की परिचालन लागत के संदर्भ में तटीय स्थानों अथवा औद्योगिक स्थानों के निकट स्थित निक्षेपों का दूर स्थित अंतर्देशीय निक्षेपों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है। अन्य कारक होते हैं कि इसके अंतर्गत श्रम लागत, अवसंरचना के विकास हेतु पूंजी प्रशुल्क नीतियाँ इत्यादि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मतलब इतनी खनन के कारक हैं जो मतलब उस पर हम निर्भर करते हैं कि किस प्रकार का खनन हमें करना चाहिए, और ये मतलब सब डिसाइड करते हैं उनके आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे इसके जो खनन के लिए क्या मतलब गतिविधियों से संबंधित चिंताएं हैं, कौन कौन सी हैं। तो इसमें अगर चिंताओं की हम बात करें तो वनस्पति ह्रास और भूमि क्षरण, यह खनन के लिए वनस्पति के साथ साथ मूलाधार मृदा की परतों और ऊपरी शैल खंडों को हटाने की आवश्यकता होती है, जिससे उस क्षेत्र की भू परिदृश्य नष्ट हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक मतलब चिंता हो सकती है। दूसरा है कि भू अवतलन, खनन क्षेत्रों के अवतलन के परिणाम स्वरूप इमारतों में झुकाव, घरों में दरारें, सड़कों में संकुचन यानी बकलिंग, रेल की पटरियों में मुड़ाव और पाइपलाइन की दरारों से गैस के रिसाव आदि विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो गंभीर आपदाओं का कारण बनती हैं। तो ये भी एक मतलब हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा जल प्रदूषण। तो अयस्कों में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण होता है, जो सल्फर से मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जो खनन गतिविधियों के माध्यम से
सतही जल के साथ भूजल के प्रदूषण यानी खान के होने वाले अम्लीय अपवाह का भी एक गंभीर कारण बनता है। यूरेनियम और रेडियोधर्मी पदार्थ व भारी धातुएं भी जल निकायों में को प्रदूषित करती हैं। तो जल प्रदूषण भी होता है। वायु प्रदूषण की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक है, कैडमियम है, लेड है आदि के प्रगलकों का निर्माण वायुमंडल में तीव्रता से प्रसार हो जाता है। साथ ही खनन गतिविधियां उस व्यापक क्षेत्र में व्यापक पैमाने जो खनन गतिविधियां होती है उस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर धूल प्रदूषण का कारण भी बनती हैं। तो इस प्रकार ये हमारे लिए खनन के लिए ये चिंताएं हो गई। वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण है, भू अवतरण होता है और वनस्पति व भूमि क्षरण होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जिन पे हमको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है और व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी होता है। ध्वनि प्रदूषण में ड्रिलिंग व विस्फोट जैसी गतिविधियों को फावड़ों, डंपरों और ड्रिलिंग जो यंत्रों हैं, बुलडोजरों हैं, रीपर्स हैं इत्यादि के द्वारा खनन उपकरण का उपयोग संचालन किया जाता है जो गंभीर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। और व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम जैसे विभिन्न प्रकार की खदानों में काम करने वाले खनिक जो होते हैं, खदानों या खानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इसमें एबेस्टोसिस और सिलिकोसिस, ब्लैक लंग डिजीज इत्यादि रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। मेघालय में रैट होल खनन में खदानों का ढह जाना या खनन से संबंधित एक अन्य गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार हमें खनन से बहुत सी गंभीर चिंताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको हमको ध्यान में रखते हुए तब खनन क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम उसको खनन को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे लिए वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जल के लिए, सब के लिए हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत समर्थन में साक्ष्य को उद्धृत करते हुए इसके लिए उत्तरदायी बलों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या होता है, महाद्वीपीय विस्थापन की जो ये संकल्पना है कौन सी है, इसको हमको ब्रीफ में डिस्कस कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इसके साक्ष्य कौन कौन से हैं उनको ब्रीफ में डिस्कस करना है और उत्तरदायी जो विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल हैं उनका विवरण हमको ब्रीफ में देना है। ठीक है, सब तो ब्रीफ में हमको थोड़ा थोड़ा जो है सभी का डिस्कशन कर लेना है इसमें। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने महासागरों और महाद्वीपों के विवरण को समझाते हुए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में व्यापक तर्क प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, उनके अनुसार सभी महाद्वीप एक एकल महाद्वीपीय भूखंड जिसे पैंजिया नाम दिया गया था के भाग थे। ठीक है, जो एक विशाल महासागर यानी पैंथालैसा से घिरा हुआ था। कालांतर में पैंजिया दो महाद्वीपीय भूखंडों और गोंडवानालैंड में लॉरेशिया गोंडवानालैंड में विभाजित हुआ। ठीक है, इसके पश्चात लॉरेशिया और गोंडवानालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे महाद्वीपों में विघटित हो गया, मतलब विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये हमारा महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें महाद्वीपीय विस्थापन में जो समर्थन के जो साक्ष्य दिए गए उनके बारे में, तो महाद्वीपों की जो साम्य जो जिग्सा फिट है। ठीक है, मतलब दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दर्शाती हैं जैसे कि एक दूसरे से पृथक हुए हों। ठीक है, तो ये मतलब है। और नेक्स्ट है कि महाद्वीपों के पार चट्टानों की आयु में समानता 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन शैलों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर प्राप्त होती है। तो ये एक ये भी साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। टिलाइट के बारे में, तो ये भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना क्षेत्र में तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के जो 6 विभिन्न स्थलखंडों में प्राप्त होते हैं। हिमानी निर्मित टिलाइट पुरानी चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा एक टिलाइट हो गया। दूसरा है कि हमारा ये नेक्स्ट है कि जीवाश्मों का वितरण, तो यूरोप में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए विशिष्ट जंतुओं और पादपों के जीवांश भी
महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, तो ये हमारे मतलब साक्ष्य हैं जो हमको बताते हैं कि ये हम एक दूसरे से अलग हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें महाद्वीपीय के लिए उत्तरदायी जो बल हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो वेगनर ने तो उसको अच्छे से ये बताया नहीं है, क्योंकि वेगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के लिए दो उत्तरदायी बल हैं, पोलर और ध्रुवीय फ्लाइंग बल और था जो कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था, और ज्वारीय बल था, टाइडल फोर्स था। तो ये दो बल बताए गए हैं इनके द्वारा। तो इसमें देखो क्या था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करने वाले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय स्थल प्लेटों के भाग हैं, और ये प्लेटें दुर्बल मंडल के ऊपर गमन करती हैं, इसलिए इन प्लेटों की गति महाद्वीपीय विस्थापन के कारण बनती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये रेडियोधर्मी क्षय और उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी की जो सतह के भीतर अवशिष्ट ऊष्मा से कठोर जो प्लेट हैं, प्लेट के नीचे स्थित प्रवर यानी मेंटल की जो चट्टानें हैं गतिशील होती हैं। ठीक है। और ये संवहनी प्रवाह में गमन करना प्रारंभ करती हैं, गर्म मैग्मा की ओर ऊर्ध्वाधर गमन करते हुए विस्तारित होता है तथा शीतलन के पश्चात यह पुनः अत्यधिक गहराइयों की ओर गमन करती हैं। इस प्रकार दृढ़ प्लेटें उनके ऊपर गतिशील होती हैं। तो इसमें ये जैसे चित्र में बताया देख सकते हैं हम लोग। देखो ये तो कोर हो गया जो लिक्विड पार्ट में है, एक आउटर कोर हो गया, ये थोड़ा सा मतलब आधा ठोस है, लेकिन ये जो ये एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, अर्ध लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये संवहनी धाराएं चलती रहती हैं। देखो ये चक्र पूरा चल रहा है। ठीक है। ये पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता है, ये संवहनी धाराओं का चक्र है, और इसी के कारण यही ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो ऊपर की प्लेटें होती हैं ये वाली, ठीक है, ये जो प्लेटें होती हैं ये गति करती रहती हैं, कोई तो कंस्ट्रक्टिव कोई तो डिस्ट्रक्टिव मोड में चलती रहती है, और कोई पैरेलल चलती है। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि एक दूसरे से विपरीत जाना। ठीक है। एक दूसरे से विपरीत जाना कंस्ट्रक्टिव, तो यहाँ बाउंड्री का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है। और एक होती हैं जो ऐसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो अपनी क्रस्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है। और एक पैरेलल चलती हैं, जैसे ये वाली प्लेट हो गई, ये इसके समांतर चल रही है। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव और जो है ये चलती रहती है, और ये सब जितनी गति होती है ये मेंटल एस्ट्रोनोस्फीयर में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूरा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है आज का। तो इसमें कहा गया कि भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से। इस संदर्भ में मुंबई पुणे को देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाले कारकों की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें क्या है कि मतलब ये औद्योगिक संकुल विकास का जो हमको ब्रीफ में डिस्कस करना है, और नेक्स्ट है कि औद्योगिक विकास क्षेत्र को सूचीबद्ध करना है कि कौन कौन से ये हमारे हैं, और जो मुंबई पुणे वाला जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके बारे में हमको कौन कौन से कारण हैं जो इसको विकास करने में जो कारण हैं उनको बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इनको हमको ब्रीफ में डिस्कस कर लेना है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है कि होते क्या है कॉरिडोर जो। तो इसमें भारत में विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न जो देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना का समर्थन करते हैं। हालांकि औद्योगिक विकास के स्तरों पर क्षेत्रीय भिन्नताएं विद्यमान होती हैं। कुछ विशेष कारणों जैसे कि बंदरगाह से निकटता, उच्च कच्चे माल और कुशल श्रमिक, बाजार की उपलब्धता इत्यादि से उद्योग विशिष्ट स्थानों पर संकुल यानी क्लस्टर के रूप में संकेतित हुए हैं। ठीक है। तो भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं ये 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो हमारा देखो फर्स्ट वाला है तो मुंबई पुणे वाला है। ठीक है। सेकेंड है हुगली वाला क्षेत्र है, और ये हमारा बेंगलुरु तमिलनाडु है, और गुजरात है, छोटा नागपुर है क्षेत्र, और विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र है। तो ये हमारे 8 जो है भारत में कॉरिडोर वाले जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई, हुगली, बेंगलुरु तमिलनाडु, गुजरात, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम गुंटूर, और गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो इसके बारे में ये अगर हम बात करें तो ये देखो मैप में भी देख सकते हैं। तो ये मैप में हमारा देखो ये वाला हमारा तो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है। ये हुगली वाला क्षेत्र हो गया हमारा। ठीक है।
और ये वाला हमारा जो गुरुग्राम वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये गुजरात का है, ये मुंबई पुणे है, और ये हमारा विशाखापट्टनम वाला है, और ये हमारा बेंगलुरु कर्नाटक वाला है, ठीक है। और ये हमारा जो है कोल्लम वाला है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम कोल्लम वाला क्षेत्र है। तो इतने हमारे औद्योगिक क्षेत्र ये आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा इसमें देख लेते हैं कि मुंबई पुणे औद्योगिक जो उद्योग प्रदेश है इसके बारे में कि मतलब क्या है। तो मुंबई थाने से पुणे, मुंबई में जो थाने से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिलों की स्पर्श क्षेत्र तक विस्तृत है। ये जो मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है, मुंबई थाने से मुंबई तथा मतलब सॉरी मुंबई थाने से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिलों के स्पर्श क्षेत्र है। यानी मतलब इतने मतलब क्षेत्र में ये मतलब कॉरिडोर है जो स्पर्श करता है। या 1854 में मुंबई में प्रथम सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना के साथ एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश बना था। इस औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होने वाले प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल, रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक, सिनेमेटोग्राफी और फार्मास्यूटिकल, मशीन के पुर्जे, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रो रसायन, खिलौने, चमड़े का सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान, युद्धक सामान, साबुन और डिटर्जेंट इत्यादि हैं। इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। ये मतलब पूरे के पूरे इतने मतलब देखने को मिलते हैं उद्योग वहाँ पे। इन उद्योगों के विकास को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें कच्चे माल की उपलब्धता, यह क्षेत्र कपास यानी काली मिट्टी और गन्ने की प्रमुख उत्पादकों में से एक है, ठीक है, यहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यह क्षेत्र रेल, सड़क व हवाई जहाज़ों के मध्य में देश के अन्य भागों में बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वाला जो क्षेत्र है ये इसी से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त बंदरगाह से निकटता होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात और आयात के अवसर भी प्राप्त होते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ऊर्जा की उपलब्धता तो पश्चिमी घाट जल विद्युत यानी खोपली, भिवपुरी, भीरा और कोयना में स्थित टाटा जल विद्युत पावर स्टेशन के विकास के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ट्राम्बे, तारापुर के में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ऊर्जा की हमको यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है, कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलती है, कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता है, और पूंजी की तक पहुँच तो देश का वित्तीय केंद्र होने के कारण मुंबई उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की विभिन्न स्रोत उपलब्ध कराता है, ठीक है। मानव पूंजी, यह क्षेत्र प्रमुख शैक्षणिक और व अनुसंधान संस्थानों का केंद्र है, जैसे IIT मुंबई, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, भाभा अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान इत्यादि इत्यादि, जो यहाँ एक कुशल श्रम आधार प्रदान करते हैं जिसे उद्योगों को नियोजित किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो मानव पूंजी भी यहाँ पे है, पूंजी तक पहुँच भी है, मतलब ऊर्जा की उपलब्धता है, कनेक्टिविटी है और कच्चे माल की भी उपलब्धता है। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र विकास होता है, यही उसके लिए कारक महत्वपूर्ण होते हैं। साथ साथ हमको क्या होता है कि बाज़ार की उपलब्धता की भी आवश्यकता होती है, तो बाज़ार भी हमें मिल जाता है। या वृहद जनसंख्या वाले शहरों की उपस्थिति उद्योगों को उपस्थित वस्तुओं के लिए एक विस्तृत बाजार उपलब्ध कराती है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो चौथी औद्योगिक क्रांति की संभावनाएं विनिर्माण क्षेत्र में समृद्धि और विकास के लिए वृहद अवसर प्रदान करती हैं। सरकार का नीतिगत समर्थन तथा तकनीकी प्रगति इस क्षेत्र के वर्तमान औद्योगिक आधार को अधिक सुदृढ़ता से विकसित करने में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे लिए जो है ये इतने महत्वपूर्ण है, तो हमारे लिए इसको बहुत ही उपयोगी है। और उद्योगों को तो स्थापित करना हमारे लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ देखो सर्विस सेक्टर भी है, प्राइमरी सेक्टर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी जो सेक्टर है जो ये उद्योगों का मतलब विनिर्माण क्षेत्र ये बहुत कम है। तो इसको हमको ज़रूर डेवलप करना है। तो इसके लिए हमको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो हमको पर्याप्त मात्रा में जहाँ मिल जाती हैं वहीं पर हम इनका जो है डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पूरे कर लिए हैं। अब कल से अगर आप लोग चाहेंगे तो कल से टेस्ट आएगा अगला, वरना फिर नहीं आएगा, ठीक है, जैसा आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।